मेरा नाम नीरज सक्सेना है। मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ। चारों तरफ जंगल है जंगल। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने सजा दे दी है। यहाँ पर कोई माहौल नहीं था, बिल्कुल आदिवासी जगह होती है, कोई भी सुविधा नहीं थी, शासन की कोई व्यवस्था नहीं थी। वो मैं जब आया मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं किस जगह आकर मैं फंस गया। जब मैं यहाँ पर पढ़ाना चालू करा तो यहाँ पर 30 बच्चों के नाम दर्ज थे, लेकिन उनमें से 10-12 बच्चे स्कूल आया करते थे क्योंकि माहौल शिक्षा का बिल्कुल भी नहीं था। और ना ही माता पिता चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़े लिखें, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मुझे अब पढ़ाना है बच्चों को। हमने घर घर जाकर बच्चों को बुलाना चालू करा, पेरेंट्स लोगों को स्कूल से जोड़ना चालू करा कि आप स्कूल आइए, आप स्कूल में देखिए कि किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाना चालू करें। इस तरह से धीरे धीरे करके बच्चों की हमने स्ट्रेंथ बढ़ाना चालू करी। जब बच्चों की स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गई तो हमने फिर सोचा कि कुछ और अच्छा काम करा जाए। एक अकेली बिल्डिंग थी और बिल्डिंग के अलावा कुछ था नहीं। हम इनका मन कैसे लगेगा, क्योंकि इनका 2 दिन आएंगे 4 दिन नहीं आएंगे, तो मन जब तक। तो मैंने धीरे धीरे करके इनके लिए छोटे छोटे खेल कूद के माध्यम से इनको पढ़ाना चालू करा। जब हमारी पढ़ाई अच्छी होने लगी तो हम होमवर्क बच्चों को देना चालू कर दिया था। बच्चों को जब होमवर्क देना चालू कर दिया तो बच्चे वहां से होमवर्क सही करके नहीं लाते थे। तो हमने जो पालक लोग थे उन लोगों की मीटिंग करी कि भाई आप लोग घर पर बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें पढ़ाना नहीं आता है, हमें कुछ आता नहीं, हम बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे। तो हमने कहा कुछ करा जाए जिससे कि बच्चों में भी सुधार हो और पालकों में भी सुधार हो सके। तो हमने धीरे धीरे करके ये बोर्ड बनाना लिखना चालू कर दिए। करीब करीब 200 बोर्ड यहाँ पर स्कूल में बनाकर लिख के और लगा दिए। तो हम फिर पालकों से हमने कहा अब आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अब आप स्कूल बच्चों को केवल लेके आइएगा और बच्चों को यहाँ पर ग्राउंड में उनसे बोलिए कि आप पढ़ने बैठो और आप बाहर ग्राउंड के बाहर जाकर खड़े हो जाए करो और बच्चों को देखते रहा करो कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों का होमवर्क भी अच्छा होने लगा और बच्चे बढ़िया उत्साह से पढ़ने लगे, बच्चों को इंटरेस्ट आने लगा पढ़ने में, उन्हें हर छोटी छोटी चीजों की जानकारी मिलने लगी। वहां से जब लोग आते हैं वो बच्चों से कुछ पूछते हैं और बच्चे उनके फटाफट जवाब जब देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि कहीं ना कहीं मेरी शिक्षा एक सही दिशा में कार्य कर रही है। जो समाज में शिक्षा का अलग जगाते हैं वही सही मायने में गुरु कहलाते हैं। हौसले बुलंद हों तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी आसानी से पा जाते हैं। इस्पात मंत्रालय ऐसे ही इस्पाती इरादों से बने इंसानों को करता है सलाम। इस्पात का उपयोग कर करे राष्ट्र निर्माण, हर एक काम देश के नाम। तो साथियों, आपने देखा कि हमारे ही बीच के शिक्षक साथी ने कितनी मेहनत की अपने स्कूल को पुनर्जीवित करने में, समुदाय को जोड़ने में और इतने मुश्किल परिस्थितियों में भी हर संभव प्रयास करने के लिए कि कैसे हमारे बच्चे स्कूल आएँ, स्कूल में निरंतर उपस्थिति रहे और हम उन्हें अच्छे से अच्छे पढ़ाई देने का प्रयास करें। निश्चित तौर पे ऐसे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं हमारे प्रदेश में, लेकिन हमें एक सफलता की कहानी आपसे शेयर करने का मौका मिला, वो बहुत ही अपने आप में प्रेरणादायक है। अब हम आते हैं हमारा जो कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी थीम के अंतर्गत हमारा घर हमारा विद्यालय। आप सभी जानते होंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि एक अकादमिक सत्र में प्राथमिक कक्षाओं के लिए कम से कम 200 दिवस,
एवं माध्यमिक कक्षाओं के लिए कम से कम 220 दिवस का समय निर्धारित है। परंतु जब से लॉकडाउन हुआ है उस समय ये स्थिति क्लियर हो रही थी कि बहुत हम लोग शायद निकट अवधि में शालाएं ना खोल पाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने, और यह भी संभावना थी कम से कम इस अकादमिक सत्र में 30 से 40% अकादमिक दिवस का नुकसान होगा। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्लान किया कि कैसे हम लोग जो एक आम परिवार में 3 डिवाइसेस उपलब्ध होती हैं, रेडियो, टीवी और मोबाइल, उनका उपयोग करके कैसे हम बच्चों तक शैक्षिक सामग्री पहुंचा सकें और उनके पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है, जो लर्निंग लॉस हो रहा है, कैसे हम उसको कम से कम कर सकें। वहीं दूसरी ओर आप में से बहुत सारे साथियों के बच्चे या उनके रिश्तेदारों के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, आप देख रहे होंगे, आपकी जानकारी में भी होगा कि प्राइवेट स्कूल्स ने लगातार इस लॉकडाउन की अवधि का उपयोग कर लगातार ऑनलाइन क्लासेस का संचालन किया है। और वर्तमान में जो एक प्रतिवेदन हमें प्राप्त हो रहा है, जानकारी प्राप्त हो रही है, उसके अनुसार लगभग 25 से 30% जो सिलेबस है जो प्राइवेट स्कूल्स ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो हम देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके बीच में जो एक लर्निंग गैप डेवलप हो रहा है, वो एक चिंता का विषय है। और इन्हीं सब चिंताओं को, इन्हीं सब सोच को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम की परिकल्पना की, जो कार्यक्रम हमने जुलाई 6 से प्रारंभ किया है। आप सभी अवगत होंगे कि जो विद्यालय होता है बच्चों का पहला स्कूल होता है। बच्चे शाला आने के पहले भी अपने साथ बहुत सारा ज्ञान, अनुभव, एक वोकैबुलरी, अपनी शब्दावली लेकर आते हैं। स्कूल आने के पहले ही वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, अपने आप को जो उनके बातें मन में हैं उसको बहुत हद तक कह सकते हैं। इसीलिए हम लोग यह ना सोचें कि अगर वर्तमान में शाला बंद है तो घर पे रह के पढ़ाई नहीं हो सकती है। शाला आने के पहले भी घर का जो परिवेश होता है, माता पिता की जो सीख होती है, घर के जो बड़े बूढ़े जो बातें सिखाते हैं, जो आसपास गतिविधियां होती हैं, बहुत सारे खिलौने हैं, इस तरह की चीज़ों से बच्चे सीखते हैं। तो वही माहौल है जो हम लोगों ने अभी इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को देने का प्रयास किया है। अप्रैल से जून के महीने में जो सीखने के संसाधन थे वो 4 थे, रेडियो, मोबाइल, टीवी और वर्कबुक। परंतु वर्तमान में आप सभी ने बहुत ही अथक प्रयास कर, बहुत ही अधिक श्रम कर ये प्रयास किया कि हमारे बच्चों को नए अकादमिक सत्र की पाठ्य पुस्तकें और दक्षता उन्नयन की जो वर्कबुक है वो बच्चों को समय से उपलब्ध हो जाएं। और जो प्रतिवेदन हमें प्राप्त हुए हैं, सभी जिलों ने लगभग सभी विकासखंडों के सभी शालाओं के बच्चों को किताबों और वर्कबुक का जो वितरण है वो लगभग पूरा हो चुका है। निश्चित तौर पे इतने कठिन परिस्थितियों में भी हमारे जिले स्तर, ब्लॉक स्तर और टीचर्स ने बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही अच्छा काम किया है। वर्तमान में जो हमें ध्यान में रखना है वो यह है कि अप्रैल से जून के बीच में जब बच्चों को नई किताबें और वर्कबुक नहीं मिले थे, उस समय हम सिर्फ रेडियो, मोबाइल और टीवी के माध्यम से ही अपना डिजिलैब कार्यक्रम या रेडियो स्कूल कार्यक्रम ही हम लोग संचालित कर पा रहे थे। परंतु नए अकादमिक सत्र की जो किताबें हैं, जो वर्कबुक हैं, वो बच्चों को प्राप्त हो चुकी हैं। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि पहले जो रेडियो, टीवी और मोबाइल था, कैसे उसको हम पाठ्य पुस्तक में जो विषय वस्तु है और जो हमारे नए अकादमिक सत्र की वर्कबुक है उसको जोड़कर इन 5 लर्निंग रिसोर्सेज जो हैं, जो सीखने के स्रोत हैं, जो बच्चे के पास उपलब्ध हैं, इनको आपस में सामंजस्य स्थापित कर हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम संचालित करें। हमारा घर हमारा विद्यालय जो कार्यक्रम है, इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। जब स्कूल लगता है बच्चों का, जब स्कूल हमारे नॉर्मल अवधि में संचालित होते हैं, तो स्कूल का एक रूटीन होता है, स्कूल का एक टाइम टेबल होता है, उसी तरह का एक माहौल है, उसी तरह का एक रूटीन है जो हम लोगों ने बच्चे को इस कार्यक्रम में देने का प्रयास किया है। वर्तमान में हमारा घर हमारा विद्यालय में जो हमने कार्यक्रम की रूपरेखा रखी है, इस प्रकार से रखी है कि बच्चों को कम से कम असुविधा होकर अपने घर पे ही रह के बच्चे कैसे पढ़ाई करें और एक स्कूल की जो अनुभूति होती है, स्कूल जाने की एक अनुभूति है, बच्चे उसको महसूस कर सकें। इसी क्रम में जो प्रातः 10 से 1 बजे का जो समय है उसको हमने अकादमिक गतिविधियों के लिए निर्धारित किया है। ये मुश्किल परिस्थिति है, इसको थोड़ा सा सामान्य की तरफ झुकाव देने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि शाम को 5 से 6 के बीच में जो रेडियो का कार्यक्रम का प्रसारण होता है उसमें हम बच्चों को कैसे रोचक गतिविधियों के रूप में खेल, कला और मनोरंजन आधारित गतिविधियां हैं वो बच्चों तक लेके जा सकें। भाषा सीखने के लिए यह छोटा सा प्रयास है कि शाम को जब बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, अपना खेल पूरा कर लें, जब अपना होमवर्क पूरा कर लें, उसके बाद घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, अन्य जो बड़े रिश्तेदार हैं, उनसे बच्चे बात करें, उनसे अपने ज़माने की कहानियों के बारे में बात करें, किस्सों के बारे में बात करें,
जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, उसके बारे में बात करें। क्योंकि जब बच्चे वरिष्ठ से बात करेंगे, अपने घर के बड़े बूढ़ों से बात करेंगे, तो उनका जो शब्द ज्ञान है, उनका जो ज्ञान कौशल है, उनके जो अनुभव हैं, तो बच्चों को ना सिर्फ नई सीख मिलेगी बल्कि बच्चों की भाषा में जो भाषा का जो कौशल होता है उसमें नए जो शब्द हैं वो भी लगातार जुड़ते जाएंगे। जो क्रमांक 1, 2, 3 पे हम लोगों ने उल्लेख किया है, ये प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार तक चलने वाली गतिविधियां हैं। परंतु क्रमांक 4 जो है वो हम लोगों ने प्रयास किया है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अन्य रोचक गतिविधि भी हम लोग साझा करें, और इसी आधार पे प्रत्येक शनिवार को मस्ती की शाला के रूप में रेडियो बाल सभा का भी आयोजन किया जाता है। जब हम क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं, जब हमारी कक्षागत शिक्षण गतिविधि संचालित होती हैं, तो 4 या 5 क्रिया होती हैं जो शिक्षक बच्चों के साथ करने का प्रयास करते हैं ताकि बच्चे हमारे तेजी से सीखें। इसमें देखना, सुनना, बोलना, लिखना यानी अभ्यास, खेल, कला, मनोरंजन, इस तरह की जो गतिविधियां हैं, जो अलग अलग क्रम होते हैं, इसको समाहित करते हुए जो टीचर्स हैं बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमने इन सभी 5 गतिविधियों को अपने हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम अंतर्गत रखने का प्रयास किया है। देखने से आशय है कि हमारे जो वर्कबुक है, जो टेक्स्ट बुक है, डिजी लैब पे जो वीडियोस जा रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, वो सभी जो शिक्षण सामग्री है बच्चे उसको देखें, उससे सीखें। सुनना और बोलना से आशय ये है कि हमारे रेडियो स्कूल कार्यक्रम अंतर्गत जो भी हम कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं प्रातः 11 से 12 और शाम को 5 से 5:30, वो बच्चे अपने बड़े भाई बहन या अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ बैठ के उसको सुने, और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस, जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसके अनुसार कार्यवाही करके जो परिवार के सदस्य हैं वो उनको फीडबैक दें। लिखना एक बहुत महत्वपूर्ण कौशल है, इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि प्रतिदिन प्रत्येक बच्चा अपनी कॉपी में हिंदी और अंग्रेजी का एक प्रश्न लिखे, मौखिक गणित करे, पहाड़े सीखे, ताकि जो भाषा सीखने के जो कौशल हैं और हम हिंदी, अंग्रेजी और गणित की जो मूलभूत दक्षताएं हैं उसमें बच्चा अच्छे से प्रदर्शन कर सके। परंतु जब हम पढ़ाई की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा का मतलब सिर्फ अकादमिक गतिविधि नहीं होता है। बच्चों का जो एक होलिस्टिक विकास की हम बात करते हैं, बच्चों का समग्र विकास हो, इसके लिए खेल, कला, मनोरंजन, इस जो गतिविधियां होती हैं वो भी बहुत आवश्यक होती हैं, जिसको हम लोगों ने पुनः शाम का जो हमारा रेडियो कार्यक्रम है उसमें समाहित करने का प्रयास किया है। हम शाम को 5 से 5:30 बजे वर्तमान में जो रेडियो कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं उसमें खेल शिक्षा के बारे में जानकारी बच्चों को दी जाती है, शारीरिक संतुलन, फिटनेस, दौड़ना, दौड़ कूद, इस बौद्धिक कौशल, मनोरंजन, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बच्चों से शेयर करते हैं। इसके साथ ही कुछ हमारे जो एपिसोड्स हैं वो बच्चों के स्वास्थ्य पोषण शिक्षा पर भी आधारित रहेंगे। जल्दी ही हम लोग योग, ध्यान और शारीरिक स्वास्थ्य की जो अन्य गतिविधियां हैं उसको भी हम लोग संचालित करेंगे। इसके साथ ही शनिवार को जो हमारी मस्ती की पाठशाला होती है उसमें भी बच्चों को इस तरह के क्रिएटिव स्किल्स देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चे अपने फ्री टाइम में अपनी इच्छा अनुसार इन सभी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को कर सकें। पुनः दोहराना चाहूँगा कि हमें इस लॉकडाउन की अवधि का, जब तक हमारे शाला नहीं खुलते हैं, भाषा सीखने के जो कौशल हैं, भाषा सीखने जो तरीके हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सुनना, बोलना और लिखना। इन तीनों गतिविधियों के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा टीचर्स की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। घर में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनसे चर्चा करके, उनसे बात करके, उनसे वार्तालाप करके भाषा के जो कौशल हैं वो सीखे जा सकते हैं। आप सभी की जानकारी में यह भी तथ्य होगा कि हम लोगों ने जब अप्रैल से जून के महीने में जब ये कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, रेडियो स्कूल, डिजी लैब, तो हमें निरंतर ये फीडबैक प्राप्त हो रहा था। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने हमें बताया था कि अभी भी कई दूरस्थ क्षेत्रों में रेडियो की उपलब्धता नहीं है, टीवी है तो केबल नहीं आता है, मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, तो अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हमारी शैक्षिक गतिविधियों के दायरे से दूर हैं। तो उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो यह जो फीडबैक था हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि इस बार हम जो कार्यक्रम लॉन्च करें उसको इस तरह से इसकी संरचना की जाए कि अगर बच्चे के पास टीवी, मोबाइल या रेडियो की अगर कोई डिवाइस नहीं है, उसके बाद भी बच्चा कैसे पढ़ाई कर सकता है, कैसे हम उसको इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने, आप देख रहे हैं
कि 8 हफ्ते का ये कैलेंडर बनाया है और कक्षा 1 से 2, 3 से 5 और 6 से 8 के बच्चों के लिए अलग अलग कैलेंडर बनाए गए हैं और जिसकी अलग अलग कलर कोडिंग की गई है ताकि बच्चों को और टीचर्स को और हमारे जो माता पिता हैं उनके मन में किसी भी तरह का भ्रम ना रहे। ये जो कैलेंडर हमने निर्मित किया है इसके 2-3 प्रमुख बिंदु हैं जो आप सभी की जानकारी में लाना आवश्यक है। पहला ये कि जो हमारा पूरा टाइम टेबल है, प्रतिदिन होने वाली गतिविधियां हैं, हमारा जो वीकली टाइम टेबल है, इस सभी की जानकारी इस कैलेंडर में दी गई है। उससे महत्वपूर्ण बात यह कि जहां ये जो मैं एरो चला रहा हूं आप देखेंगे कि इसमें प्रतिदिन जो होने वाली गतिविधियां हैं उसका भी विवरण दिया गया है। ये इसलिए हम लोगों ने कैलेंडर बनाया है कि अगर हमारे किसी विद्यार्थी के पास मोबाइल, टीवी या रेडियो नहीं है तो भी इस कैलेंडर का उपयोग करके बच्चा ये जो गतिविधि इसमें दी गई है इसका उपयोग कर सकता है। कई बार हमें बताया गया है कि घर पे एक ही मोबाइल है, वो माता पिता ले जाते हैं, घर में एक ही रेडियो है, वो कार्यक्रम के समय उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ही हमने कैलेंडर बनाया है और सभी जिलों से अपेक्षा की गई है कि इस कैलेंडर का प्रिंट आउट हमारे प्रत्येक बच्चे को वितरित किया जाए। निर्देश बहुत स्पष्ट हैं कि ये हमने आपको सिर्फ डिजाइनिंग के पर्पज से इसमें कलर कोडिंग करके रखी हुई है, परंतु आप देख रहे हैं कि इसमें सप्ताह और कक्षा का उल्लेख है ताकि कंफ्यूजन ना हो। मेरा सभी हमारे जिले स्तर की टीम से ये अपील है कि कई जिलों ने ऑलरेडी इसका वितरण प्रारंभ कर दिया है। एक विशेष अभियान चलाकर कम से कम इस सप्ताह के अंत तक इस वीकली कैलेंडर को हमारे प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध करा दें, फोटोकॉपी करा के इस तरह की व्यवस्था की जाए। हमारे जो शिक्षक साथी हैं आप सभी को भी इस कैलेंडर की कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए ताकि जब आप बच्चों से फोन पे बात करें या उनसे भेंट करें तो आपको स्पष्ट रहे कि आपको किन बिंदु पे किस तरह की चर्चा करनी है। मैं पुनः एक संक्षिप्त समय लेके आपको इस कैलेंडर में जो गतिविधि है उसको समझाने का प्रयास करूंगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने डेट डाली हुई है और ये जो पूरा कैलेंडर है ये 8 सप्ताह का कैलेंडर हमने तैयार किया है। इसकी जो दूसरी रो है इसमें हमने दिन का उल्लेख किया है कि किस दिन किस विषय की गतिविधि को पढ़ाया जाना है। उदाहरण के तौर पे जो 13 जुलाई निकल गई उसमें जो सोमवार था उसमें हमने जो विषय लिया था वो गणित लिया था। यहाँ पे पुनः मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारी जो गतिविधियां हैं वो दक्षता उन्नयन आधारित गतिविधियां हैं। अभी जो पाठ्य पुस्तक है उस पर हम लोगों ने ज्यादा चर्चा करना शुरू नहीं किया है। हम चाह रहे हैं कि शुरू के जो 8 सप्ताह हैं उसमें बच्चे गणित और हिंदी के जो बेसिक मूलभूत दक्षताएं हैं उसमें बच्चे पारंगत हों। उसके उपरांत सितंबर के पहले सप्ताह से हमारे जो पाठ्य पुस्तक आधारित पाठ्यक्रम है उसको हम प्रारंभ करेंगे। सोमवार को विषय गणित है। फिर इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें हमने एक कॉलम दिया है आज के सीखने का उद्देश्य। ये हमारी कॉम्पिटेंसी है, ये हमारा एक कौशल है जो बच्चे को आना चाहिए। ये है आकृतियों की पहचान। इसी तरह से मंगलवार को हिंदी में हमने दिया है वर्ण ध्वनि पहचान। यह मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि हमारे जो शिक्षक साथी हैं आप सभी को पता रहे कि हमने जो साप्ताहिक कैलेंडर डिजाइन किया हुआ है उसमें जो डिटेल्स हैं उसका ही पालन हमें करना है, उसके अनुसार ही हमें बच्चों से संवाद स्थापित करना है ताकि आप जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं बच्चे उसको अपने कैलेंडर में देख के समझ पाए कि हाँ आज हमारे टीचर का फोन आया था, उन्होंने हमें बताया कि आज की जो गतिविधि है वो आकृतियों की पहचान पर आधारित थी और उससे जुड़ी हुई जो वर्कशीट है वो आपको किस पेज पे मिलेगी इसका भी उल्लेख यहाँ पे किया गया है। मैं इसको थोड़ा और एनालाइज करता हूं। आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो कॉलम है 12 से 1, आप शुरू करिए, याद करिए पहली की स्लाइड जब हमने उल्लेख किया था कि हमारे जो 10 से 1 का समय है वो शैक्षणिक गतिविधियों का समय है जिसमें हम 10 से 11 1 घंटा जो है डिजिलैब पर वीडियो शेयर करते हैं। करीबन 10-15 मिनट बच्चों को वीडियो देखने में लगते हैं। फिर वीडियो में जो गतिविधियां हमें संपादित करानी होती हैं वो बच्चा 10 से 11 के बीच में करे। हमारा 11 से 12 रेडियो स्कूल कार्यक्रम आएगा, इसमें भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं और 12 बजे से 1 बजे के बीच में रेडियो स्कूल कार्यक्रम में जो निर्देश दिए जाते हैं उसको अभ्यास करने के लिए जो हमने दक्षता उन्नयन की वर्कबुक दी हुई है उसका विवरण है कि अगर बच्चा रेडियो कार्यक्रम सुन भी नहीं पा रहा है तो भी बच्चा देख सकता है कि आज सोमवार का दिन है, आज मुझे गणित करनी है और मुझे गणित की वर्कशीट उठानी है और उसमें से मुझे वर्कशीट 1 और 2 पे आज हमें काम करना है। तो इस तरह से हमने ये पूरा कार्यक्रम डिजाइन किया हुआ है। 10 से 1 का प्रथम चरण था हमारा,
5 से 5:30 का हमारा रेडियो प्रोग्राम आता है, और जो रेडियो प्रोग्राम पे गतिविधियां दी जा रही हैं उसके अभ्यास के लिए हमने आधा घंटा रखा है 5:30 से 6, और 7 से 8 पुनः हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे चर्चा करने का समय, उनसे कहानी सुनने का समय, उनसे बात करने का समय। तो इस तरह से ये उदाहरण के लिए मैंने आपको कक्षा 3 से 8 का एक टाइम टेबल दिखाया था। इसी तरह से हमने कक्षा 6 से 8 का जो कार्यक्रम है उसको भी हम लोगों ने बिल्कुल इसी तर्ज पे डिजाइन किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि इसको हम लोगों ने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। इसमें जो ये कॉलम है, इसमें आपको बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो लिंक है ये वही YouTube लिंक है जिसके वीडियोस हम बच्चों तक भेजते हैं। मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि यदि उस स्पेसिफिक दिन, उस दिन विशेष यदि कोई बच्चा हमारा लिंक नहीं देख पा रहा है तो अपने मोबाइल के ब्राउजर में ये जो लिंक है ये पेस्ट किया जा सकता है, तो बच्चे को वही वीडियो देखने को मिलेगा जो हम रोज उसको डिजिलैब पर भेज रहे हैं। इसके साथ ही मेरी जो शिक्षक साथी हैं, आप सभी से अपील है कि आप भी इन सभी वीडियोस को देखें, उसका अवलोकन करें। वीडियो में जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं बच्चों को करने की जो अपेक्षा है, उन इंस्ट्रक्शंस को भी आप लोग देख लें और सुनिश्चित करें कि ये जो वीडियोस हैं ये बच्चों को देखने को मिल रहे हैं। और आप भी अपने वीडियो लाइब्रेरी तैयार कर लें ताकि जब शाला खुलती है तो कैसे आप इन्हीं वीडियोस का उपयोग करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये वीडियो TLM के रूप में आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। हमारे जो सारे के सारे वीडियोस हैं वो इस साइट जो लिखा हुआ है digischoolindia.com, ये सभी वीडियोस हैं इस साइट पे उपलब्ध हैं। आप चाहें तो इस साइट पे लॉगिन करके भी इन सभी वीडियोस की जो रिपोजिटरी है, जो हमने एक वीडियो स्टोर किए हुए हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। मेरी जिले स्तर की टीम से, ब्लॉक स्तर की टीम से और हमारे जो संकुल स्तर और प्राचार्य, हेडमास्टर, टीचर्स, पूरी टीम से ये आप सभी को से अपील है कि वर्तमान में जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो ये है कि हम लोग किस तरह से बच्चों को इसका जो हमने वीकली टाइम टेबल बनाया है 12 पेज का ये जो प्रिंट आउट है, कैसे हम लोग फोटोकॉपी के माध्यम से या अन्य माध्यम से बच्चों को इमीडिएटली उपलब्ध करा सकें। कोशिश करिए कि इस सप्ताह के अंत तक वितरण का कार्य है वो पूरा कर लें। बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो ऑलरेडी इन कार्यक्रम को सुन रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे रेडियो पे प्रतिदिन 2 ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। एक सैंपल है वो मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगा ताकि आपको आइडिया रहे कि हम किस तरह से रेडियो प्रोग्राम हम आयोजित कर रहे हैं और उसका कंटेंट है वो किस तरह का है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है शैक्षिक कार्यक्रम रेडियो स्कूल। एका पर 1 से 4 पर काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपकी रेडियो टीचर। मेरा नाम सभी को पता चल गया ना? मेरा नाम है रेडियो टीचर। बच्चों, आज हम लोग अपनी नई वाली किताब से पढ़ेंगे। आज कक्षा 2 के बच्चे अपनी अपनी नई वाली किताब निकाल लें। नई वाली किताब निकाल ली आपने? अब इसका पेज नंबर 1 खोलें। आज हम पेज नंबर 1 से 4 पर काम करेंगे, लेकिन अभी पेज 1 खोलें। बच्चों देखो, मीकू चाचा के साथ सभी बच्चे एक खेल खेल रहे हैं। बच्चे भी मीकू चाचा को बहुत प्यार करते हैं। वे रोज उनके साथ खेलते हैं। आज उन्होंने अपने थैले में तरह तरह की चीजें रखी हैं। बच्चों, चित्र को ध्यान से देखो। मीकू चाचा ने बच्चों की 2 टीम बना ली है। मीकू चाचा आपको गोले में लिखे में
अक्षर छोटा है, इसलिए इसमें न लिखेंगे। माला शब्द में बताइए। टीचर जी, माला में ला अक्षर लिखना है। चौथा शब्द है ताला। ला, ताला। इसमें कौन सा अक्षर छूटा है? टीचर जी, इसमें ला अक्षर लिखा है। तो आपने देखा कि जो हम लोग आपको बताने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से हमने सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया है कि बच्चे के हाथ में जो टेक्स्ट बुक है, जो पाठ्य पुस्तक है, जो वर्कबुक है, उसमें कौन कौन से पेज पे क्या गतिविधि करनी है, उस पे आधारित ही हम लोग प्रतिदिन रेडियो ब्रॉडकास्ट कार्यक्रम जारी कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों में आपको लग रहा है कि टीचर्स, बच्चों के पास, पालकों के पास रेडियो नहीं है, वहाँ पे हमारे बहुत सारे जिलों ने अच्छा नवाचार करके उस ग्राम पंचायत विशेष में या गांव विशेष में जो धार्मिक स्थल हैं, पंचायत भवन है, सामुदायिक भवन है या स्कूल है, वहाँ पे लाउड स्पीकर के माध्यम से इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। इस तरह का प्रयास है अन्य जिले भी कर सकते हैं। जो हमने आपको पहले रेडियो ब्रॉडकास्ट सुनाया था वो हमारा अकादमिक गतिविधियों आधारित कार्यक्रम था, जो प्रातः 11 से 12 में ब्रॉडकास्ट होता है। शाम को 5 से 5:30 के बीच में खेल, क्रिएटिव आर्ट्स, मनोरंजन और कौशल आधारित हमारा जो कार्यक्रम है वो हम जारी करते हैं। आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है शैक्षिक कार्यक्रम रेडियो स्कूल। सुनते हैं। तो चलिए सुनते हैं ये विशेष रेडियो कार्यक्रम रेडियो स्कूल। स्केच पेन या स्ट्रॉ पाइप? हमारे पास स्ट्रॉ नहीं हो तो खराब स्केच पेन की पाइप से भी काम चल जाएगा। जी टीचर जी, ये रहे स्केच पेन खराब वाले। अब कुछ सब्जियां इकट्ठा करते हैं, जैसे भिंडी, आलू, प्याज। टीचर जी, क्या हम सब्जी भी बनाएंगे? अरे नहीं नहीं, इनसे भी चित्रकारी करेंगे। अरे हाँ राजू भैया, चाकू लाना ना भूलना। टीचर जी, ये सब मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब थोड़ी सी अलग अलग पत्तियां, कुछ फूल भी ले आओ। देखो, एक एक पत्ती सावधानी से तोड़ना, पौधे को नुकसान ना पहुंचाना। जी टीचर जी, मैं ये गया और ये आया। टीचर जी, पत्तियां और फूल भी ले आया, धब्बे लगाऊंगा। राजू भैया, ध्यान रखना, अपने कपड़ों को गंदा ना कर देना, नहीं तो तुम्हारी अम्मा बहुत डांटेंगी। जी टीचर जी, मैं धीरे धीरे और सावधानी से करूंगा। रखो पेड़ों को, आम, अमरूद, नीम, आंवला, तुलसी। बहुत खूब, लेकिन क्या इन पेड़ों के गुणों के बारे में जानते हो? नहीं टीचर जी, हम तो बस वर्षा में आम की गुठली से पपीहा बनाकर खूब सीटी बजाते, आम, अमरूद, जामुन बड़े चाव से खाते हैं। अरे तो साथियों, जो रेडियो पे हम लोग प्रोग्राम जारी कर रहे हैं उसको भी हम लोगों ने बहुत सोच समझ के निर्मित किया है और उसमें उस तरह की गतिविधि समाहित करने का प्रयास किया है जो बच्चे आसानी से घर पे जो सामग्री उपलब्ध होती है उसका उपयोग करके बच्चे बहुत सारी गतिविधियां कर सकते हैं। यह सामग्री प्राप्त करने के लिए उन्हें घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है, अतिरिक्त पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की गतिविधियां हैं, आप इनका कृपया करके पूरा एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लें, गतिविधियों को अपनी एक डायरी में नोट कर लें ताकि जब स्कूल्स खुलते हैं तो पुनः इन गतिविधियों को संचालित करके हम कैसे एक्टिविटी बेस्ड गतिविधि आधारित जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग और कैसे अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए जो रेडियो स्कूल कार्यक्रम है वो बहुत ही सहायक होगा। हम बात करें सक्सेस स्टोरी की, तो ये हमारे आप ही में से हमारे एक बीच शिक्षक साथी ने गांव का क्योंकि पहुंच रास्ता नहीं था, अप्रोच रोड बहुत खराब था, तो उन्होंने बैलगाड़ी का उपयोग करके घर घर जाकर बच्चों को किताबें बांटी हैं और हमारे क्योंकि वर्तमान में शालाएं बंद हैं तो जो आसपास के बच्चे एक जगह आ जाते हैं वहां पे घर के आगे एक बोर्ड लगा दिया है और निरंतर बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पे
रायसेन ज़िले के बाड़ी विकास खंड के हमारे जो टीचर हैं नीरज सक्सेना जी, ये उनके सफलता की कहानी है जो हम आपसे आज शेयर कर रहे हैं। और हम लोगों ने यह भी प्रयास किया है कि इस तरह के बहुत सारी सफलता की कहानी जो हमें प्राप्त हो रही हैं और हम लोग उसका परीक्षण कर और राज्य स्तर से एक सराहना पत्र भी जारी कर रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे प्रत्येक शिक्षक साथी को हम लोग प्रशंसा पत्र जारी कर पाएंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर आप सभी के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। ये कहानी है, ये सक्सेस स्टोरी है धार जिले के धार विकास खंड में जो तोरनोद स्कूल है, वहाँ पे हमारी एक और चैंपियन टीचर हैं डॉक्टर स्मृति रतन मिश्र। आपके द्वारा भी स्कूल बंद होने के उपरांत भी निरंतर बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप का समूह बनाकर जो बच्चे सामग्री पोस्ट करते हैं उसको आप देख रहे हैं यहाँ पे कि फीडबैक दिया जा रहा है। जो बच्चे गलती कर रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, जो बच्चे काम अच्छा कर रहे हैं उसके बारे में फीडबैक दिया जा रहा है। और जिन बच्चों के पास व्हाट्सएप वाले फ़ोन नहीं हैं, साधारण फ़ोन है कीपैड फ़ोन वाले, उनसे हमारी जो टीचर हैं डॉक्टर मिश्र हैं, ये निरंतर उनसे फ़ोन पे संवाद कर रही हैं या गृह भेंट करने का भी प्रयास कर रही हैं। आप में से बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो यह कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी वक्त है कि इन कार्यों में हम लोग कैसे निरंतरता जारी रखें। हम लोगों ने अपने चैंपियन टीचर्स की एक लिस्ट तैयार की है और हम लोग हर सप्ताह में हमारे जो चैंपियन टीचर्स हैं, अच्छा कार्य करने वाले, अथक परिश्रम कार्य करने वाले टीचर्स हैं, उनकी जो सफलता कहानी हमें प्राप्त होती है उनको हम लोग चिन्हित करके प्रत्येक सप्ताह सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। वर्तमान में आपके स्क्रीन के सामने जो नाम है यह वो शिक्षक है जिनको हम ऑलरेडी सर्टिफिकेट जारी कर चुके हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आप सभी की जो मेहनत है उस मेहनत से ये लिस्ट है ये निरंतर लंबी होती जाएगी। काम करने वाले हमारे टीचर्स हैं, दीप्ति जैन जी हैं दतिया की, मंदसौर से, संजय जी हैं टीकमगढ़ से, संगीता जी हैं ग्वालियर से, अंबाराम गोखले हैं बुरहानपुर से, भाव सिंह हैं मंडला से, नीतू गहलोत हैं सीहोर से, जाताबाई उइके हैं रायसेन से, देवनारायण विश्वकर्मा हैं हरदा से। आप देख रहे हैं कि इसमें से हमारे बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो जिला मुख्यालय के अलावा विकासखंड स्तर के जो बहुत दूर दूर के स्कूल से वहाँ पे पदस्थ हैं। इसके उपरांत भी दूरस्थ एरिया में जाकर भी हमारे शिक्षक साथी द्वारा निरंतर बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। सीखने की प्रक्रिया तब तक अधूरी रहेगी जब तक उसमें हमें फीडबैक प्राप्त ना हो रहा हो कि हमारे बच्चों के जो सीखने का स्तर है वो किस तरह से इम्प्रूव हो रहा है, किस तरह से उसमें सुधार हो रहा है। और इसी क्रम में जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है, परंतु क्योंकि अभी वर्तमान की परिस्थिति अलग है इसलिए हमें मूल्यांकन के जो नए स्रोत है, नए टूल हैं, उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। याद करिए पिछले अकादमिक सत्र में 2019-20 में जब हम लोगों ने दक्षता उन्नयन कार्यक्रम प्रारंभ करने के पहले
करेंगे तो बच्चों को वो उस विषय वस्तु को बेहतर समझ बनेगी। लेकिन यदि बच्चों को सुबह रेडियो पे और डिजिटल पे वीडियो पे यदि हमने फ्रैक्शन सिखा रहे हैं परंतु हम उसको व्हाट्सएप वीडियो अलजेब्रा का भेज रहे हैं, कुछ अलजेब्रा की भेज रहे हैं, तो इस तरह की जो इंटरवेंशन है वो बच्चों के एंड में काफी समस्या उत्पन्न होगी। इसीलिए हमें सामंजस्य स्थापित करना है कि हमारे जो भी स्थानीय प्रयास रहे वो प्रयास हमारा जो वीकली प्लानर है, हमारे रेडियो पे जो कार्यक्रम आ रहा है, हमारे जो व्हाट्सएप पे जो कार्यक्रम आ रहा है, उसके अनुरूप ही उसको आप जोड़ते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो वीकली पैकेज में जानकारी दी गई है उसके भिन्न होकर यदि आप कोई जानकारी देंगे बच्चों को तो बच्चों को समझने में काफी दिक्कतें आएंगी और जो हम लोग उससे एक आउटपुट प्लान कर रहे थे वो आउटपुट हमें हासिल नहीं हो पाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि जब आप बच्चों से संपर्क करें, बच्चों से फोन पे बात करें, उनके पालकों से फोन पे बात करें, तो जब आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तो आपको आभास होने लगेगा कि बच्चों पे इस स्पेसिफिक विषय वस्तु पे किस तरह की समझ विकसित हो रही है। आपको जब ये फीडबैक मिलने लगेगा तो आपको अपने आप धीरे धीरे एक आइडिया होने लगेगा कि मुझे किस तरह के बच्चों से ज्यादा बात करने की आवश्यकता है और किस तरह के बच्चे हैं जो एक या दो बार में चीजें समझ जाते हैं। तो जिस तरह से एक कक्षा के सेटअप में, एक कक्षा में बच्चों के जो सीखने का स्तर अलग अलग होता है, उसी तरह से वो चीजें हमारे शिक्षक साथियों को समझने की आवश्यकता है और ये प्रयास करने की आवश्यकता है कि जो सीखने के स्तर के में जो अंतर होता है उसको हम लोग इग्नोर ना करें, बल्कि उसको स्वीकार करें, उसको पहचाने और उसको फॉलोअप के रूप में जो गतिविधि होनी है उस पर हम ज्यादा ध्यान दें। और यदि ऐसे बच्चे जो सीखने के स्तर पे अभी पीछे रह गए हैं या उनको ज्यादा शिक्षक सपोर्ट की आवश्यकता है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स पर, ऐसे विषय वस्तु पर और ऐसे बच्चों पे हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि ये मुश्किल परिस्थिति है और हम सभी के लिए इस तरह की एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या का जो उत्पन्न हुई पूरा जो परिस्थिति है उसका अनुभव नहीं है। इसीलिए हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे बालक हैं, बच्चे हैं, हम सब के मन में एक नई इनसिक्योरिटीज हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम लोग बच्चों से बात करने का प्रयास करें। बच्चों और पालकों से बात करने वक्त हमारी जो भाषा है, हमारा जो स्वर है, हम जिस तरीके शब्दों का उपयोग कर रहे हैं उसमें एक सकारात्मक सोच और एक सकारात्मक ऊर्जा का परिचय होना चाहिए, ताकि बच्चों और पालकों को लगे कि नहीं, हमारे शिक्षक साथी हमारे बच्चों की चिंता करने के लिए ही हमसे फोन पे बात कर रहे हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि चूंकि हमने प्रयास किया है कि हमारे जो सीखने का जो माध्यम है उसमें टीवी, रेडियो और मोबाइल के अलावा अब किताबें और वर्कबुक भी हैं और अब हमने क्योंकि बच्चों को पूरा वीकली प्लानर भी दे रहे हैं, उसकी फोटोकॉपी प्रिंट आउट करा के दे रहे हैं, तो बच्चों के पास यदि इनमें से कोई डिवाइस नहीं हो, कोई संसाधन नहीं हो, तो हम बच्चों को बिल्कुल भी कभी भी ये ना बताएं कि बेटा आप मोबाइल खरीदो या टीवी खरीदो या रेडियो खरीदो ताकि आप पढ़ाई कर सको। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल समय है, इसीलिए हमें किसी भी बालक को यह नहीं बताना चाहिए कि अगर आप मोबाइल खरीद लेंगे या रेडियो खरीद लेंगे तो आपका बच्चा अच्छे से पढ़ लेगा। बच्चे के पास जो संसाधन है उसी का उपयोग कर बच्चे पढ़ सकते हैं, हमें यह प्रयास करना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम सबके घरों में जब हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो हम उनको एक पढ़ाई का माहौल देने का प्रयास करते हैं और पढ़ाई का माहौल देने के लिए जरूरी नहीं कि प्रत्येक घर में कुर्सी टेबल हो पढ़ाई के लिए। बच्चे जमीन पे बैठ के आसन लगा के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए जब हम बच्चों के माँ बाप से मिलें, उनके माता पिता से मिलें, कि बच्चों को कम से कम घर का एक ऐसी शांत जगह उपलब्ध करा दें जहाँ पे बच्चा दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे निरंतर अपनी पढ़ाई कर सके बिना किसी व्यवधान के। और इस जगह को, इस स्थल को हम लोगों ने शिक्षा का कोना का नाम दिया है। शिक्षा का कोना इसीलिए ताकि वहां पे बच्चे पूरा मन लगा के पढ़ाई कर सकें और कोई भी तरह की जो घरेलू गतिविधि होती है वो बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान ना डाले।
इसके साथ ही बच्चों को पढ़ाई के लिए जो भौतिक जो छोटी मोटी आवश्यकताएं होती हैं, पेन, कॉपी, पेंसिल के रूप में, उस तरह की सुविधाएं भी पालक हैं वो बच्चों को उपलब्ध कराएं। हमारे जो शिक्षक साथी हैं, आप सभी की बहुत ही महती भूमिका है इस समय, क्योंकि आप वर्तमान में जब बच्चों से बात करेंगे तो शिक्षक होने के साथ साथ आप वर्तमान में काउंसलिंग का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो बच्चे अपने माता पिता से साझा ना कर कर अपने शिक्षकों पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, उनको बताते हैं। इसीलिए आपके पास किसी बच्चे की कोई समस्या है, कृपया करके उसे ध्यानपूर्वक सुनिए और निश्चित तौर पे आपका जो टैलेंट है, आपका जो विवेक है, मुझे विश्वास है कि आप कोई न कोई समस्या का बच्चों के लिए आप लोग निकाल ही पाएंगे। सबसे इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सीएम राइज हमारा जो शिक्षण कार्यक्रम है, उसमें आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज तैयार किए हैं। वर्तमान में हमने 23 जुलाई को एक 6वां कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम ही है बच्चों एवं पालकों से प्रभावी बातचीत। इसमें उन सभी पहलुओं को हमें देने का प्रयास किया है जो कि मैंने आपसे स्लाइड में शेयर की हैं। कृपया करके बच्चों को फोन करने के पहले, उनके माता पिता से चर्चा करने के पहले ये जो हमारा सीएम राइज का कोर्स है इसको जरूर पूरा करने का प्रयास करें। हमने जो भी हम लोगों ने प्रयास किया है, उस प्रयास में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो सारे प्रयास हुए हैं ये कोविड की परिस्थिति के दौरान बेशक शुरू हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में ये जो प्रयास है ये निरंतर जारी रहेंगे। इसलिए चाहे हमारा रेडियो स्कूल कार्यक्रम हो या डिजिलैब कार्यक्रम हो, या हमने जो दक्षता उन्नयन का पे आधारित हमारा जो 8 सप्ताह का जो कार्यक्रम बनाया है, इसमें हमने जो भी गतिविधियां दी हैं, ये सारी की सारी गतिविधियां स्कूल जब खुलेंगे तब टीचर्स को बहुत काम आएंगी, एक टीएलएम के रूप में काम आएंगी। इसीलिए मेरा शिक्षक साथियों से अपील है कि कृपया करके जो रेडियो कार्यक्रम है उसको जरूर सुने, और यदि हमारा कोई शिक्षक साथी रेडियो कार्यक्रम नहीं सुन पाया है तो हमारे जितने भी रेडियो प्रोग्राम हमने जारी किए हैं उसका हम एक अलग से लिंक बना के भेज रहे हैं आपको। आप तिथि अनुसार, विषय अनुसार उन रेडियो कार्यक्रम को सुन सकते हैं। मॉनिटरिंग हमारे विद्यालय कार्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, परंतु मॉनिटरिंग के लिए आपको कहीं अलग से जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी अलग पोर्टल पे लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शिक्षक साथियों के मोबाइल पे जो पहले से एम शिक्षा मित्र ऐप चल रहा है, उसी ऐप में हमने हमारा विद्यालय अंतर्गत एक मॉनिटरिंग फॉर्मेट है शिक्षा सेतु के नाम से, उसको हम लोगों ने गो लाइव कर दिया है। वर्तमान में वो फॉर्मेट चल रहा है। उसमें हमने 5 बहुत ही साधारण तरह के प्रश्न हैं वो हमने टीचर से पूछे हैं कि आज आपने कितने बच्चों से बात की, अगर आप साधारण हैं, आपका स्कूल जिस क्षेत्र में है वहाँ पे कोई कोविड वाली समस्या नहीं है, तो आपने कितने बच्चों से बात की, कितने बच्चों से ग्रेजुएट की, इस तरह का जो सिंपल क्वेश्चन है वो हमने रखा हुआ है। इसकी मॉनिटरिंग हम लोग शालावार, संकुलवार, विकासखंडवार, जिलेवार करेंगे। तो हमारे जो जिले स्तर की, ब्लॉक स्तर की टीम है और क्लस्टर लेवल की टीम है, आप सभी को इसकी मॉनिटरिंग प्रारंभ कर देनी चाहिए। और हमारे शिक्षक साथी सुनिश्चित करें कि आप जो भी गतिविधि कर रहे हैं, एम शिक्षा मित्र में जो नया मॉड्यूल हमने जारी किया है उसका आप लोग उपयोग करें। जब आप अपना एम शिक्षा मित्र खोलेंगे तो आपको जो स्क्रीनशॉट है, आप यहाँ मैंने जो एरो लगाया है, आप देखेंगे इसमें से अलग अलग टाइप्स बने हुए कि हमारे कौन कौन से मॉड्यूल सभी हमारे एम शिक्षा मित्र में। इसमें आप जो देख रहे हैं दाहिने हाथ में जहाँ पे हमने इसको एनसर्कल किया है, हमारा विद्यालय डिजिलैब के नाम से हमारा एक मॉड्यूल है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपसे 2 ऑप्शन पूछे जाएंगे कि आप हेडमास्टर हैं, प्राचार्य हैं, टीचर हैं, क्योंकि हमारे अलग अलग जो साथी हैं उनके लिए अलग अलग हमने क्वेश्चन तैयार किए। जब आप टीचर पर क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म्स मिल जाएंगे इस तरह के, ये प्रश्न है, इसके विकल्प हैं, ये प्रश्न है, इसका विकल्प है, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जहां पे आपको रेडियो बटन के अलावा कुछ जानकारी अपने कीपैड का उपयोग करके फीड करनी पड़ेगी। जो जानकारी है वो बेसिकली 3 तरह के प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न हैं जो आपको रोज भरने हैं, कुछ प्रश्न के उत्तर आपको सप्ताह में 1 बार भरने हैं, और कुछ प्रश्न के उत्तर हैं वो आपको सिर्फ महीने में 1 बार भरने हैं। हमने प्रयास किया है कि जो आपको प्रतिदिन जानकारी भरनी है वो भी हम लोग उसकी संख्या भी कम से कम रखने का प्रयास करें। तो साथियों, ये हमारा प्रस्तुतिकरण का पहला चरण है वो खत्म होता है, जिसपे हम लोगों ने हमारा विद्यालय पे चर्चा की है। मैं बहुत संक्षेप में आपको पुनः बता दूं इससे पहले कि हमारा दूसरा प्रस्तुतिकरण शुरू हो
कि हमारा घर हमारा विद्यालय एक प्रयास है कि कैसे हम लोग स्कूल बंद होने की अवधि में भी घर पे ही शाला का माहौल बच्चों को उपलब्ध करा सकें, परंतु इस माहौल को सुनिश्चित करने के लिए घरों में जो बच्चे के बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े भाई बहन हैं, माता पिता हैं, इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस भूमिका के अच्छे से निर्वहन के लिए हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनकी भूमिका बहुत ज्यादा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना ज्यादा हमारे शिक्षक साथियों ने बच्चों से और पालकों से संवाद करने का प्रयास किया है, उतना ही अच्छे रूप से इस कार्यक्रम को हम लोग इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। और राज्य स्तर से जिला स्तर, राज्य स्तर से विकासखंड स्तर और राज्य स्तर से टीचर के स्तर पे डायरेक्ट संवाद करने के पीछे कारण यही है कि वर्तमान में जो कोविड की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, जिसके कारण हमारी सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो बाधित हुई है, उसको अब पढ़ाई नहीं रुकेगी थीम को अच्छे से मजबूत रूप से सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो निरंतर हमारे बच्चों से, पालकों से संवाद करते रहें, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते रहें और सुनिश्चित करें कि कैसे हम लोग अपने घरों पे एक स्कूल का सीखने का अच्छा सा माहौल है वो हम लोग कैसे घरों में क्रिएट कर सकते हैं। और हमारा विद्यालय अंतर्गत एक चीज मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु में ध्यान में रखना है वो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो प्रोटोकॉल, जो एडवाइजरी जारी की गई है, कृपया करके उसका पालन करें। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की गृह संबंधी गतिविधि का आयोजन ना हो। जो सामान्य क्षेत्र है वहां पे आपके जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं मार्गदर्शन लेके जो एडवाइजरी आती है उसके आधार पर गृह संपर्क करें। यदि किसी जिले ने ड्यूटी के रूप में गृह संपर्क के आदेश निकाले हैं तो कृपया करके उनको रिवाइज कर लें और अपने कलेक्टर और सीओ जिला पंचायत है उनको भी इस बारे में अवगत करा दें। इस कार्यक्रम का जो शैक्षिक संवाद का जो दूसरा हिस्सा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, सीएम राइज, यानी कि हमारे शिक्षक साथियों के लिए डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। आप सभी अवगत होंगे कि अब पढ़ाई नहीं रुकेगी हमारी जो थीम है उसके अंतर्गत हमने 3 हमारे जो सीखने का जो परिवेश है उसके जो 3 महत्वपूर्ण अवयव हैं, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता बच्चों के और हमारे शिक्षक साथी हैं, उन तीनों के स्तर पे हमने अलग अलग इंटरवेंशन करने का प्रयास किया है। और इसी कड़ी में हमारे शिक्षक साथी हैं उनके लिए हमने सीखने की कैसे हम लोग मोबाइल का उपयोग करके ही टीचर्स की ट्रेनिंग कर सकते हैं, हमने सीएम राइज कार्यक्रम प्रारंभ किया है। सीएम राइज कार्यक्रम का जो लोकार्पण था वो मई 1, 2020 को हुआ था और हमने 4 मई 2020 को पहला कोर्स इस पे लॉन्च किया था। वर्तमान में हमारे 6 कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं और इस सभी 6 कोर्सेज में हमारे शिक्षक साथियों ने बहुत ही उत्साह से पार्टिसिपेट किया है और ना सिर्फ पंजीकरण कर बल्कि कोर्स पूरा करने का भी प्रयास किया है। निश्चित तौर पे सीएम राइज की सफलता के लिए हमारे जो प्रत्येक शिक्षक साथी हैं वो बधाई के पात्र हैं। और इसका परिणाम देखिए, अगर हमारे शिक्षक साथी ठान लेके अगर हमें कोई कार्यक्रम सफल बनाना है, हमें उसमें 100% पूरे लगने से प्रयास करना है, तो आप देखें कि ऐसा कोई उपलब्धि नहीं है जो हमारा प्रदेश हासिल ना कर सके। जब लॉकडाउन हुआ तो टीचर्स की प्रशिक्षण के लिए बहुत सारे राज्यों ने टीचर्स के ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म चलाए, परंतु मध्य प्रदेश अब वर्तमान में सिर्फ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे ना सिर्फ 10 लाख से अधिक शिक्षक साथियों ने लॉग इन किया बल्कि कोर्स पूरा भी किया है। और इस सभी के लिए, इस प्रयास के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए और सीएम राइज के कार्यक्रम के प्रति लगाव के लिए हमारे प्रत्येक शिक्षक साथी बधाई का पात्र है और आशा है कि आने वाले समय में भी आप सीएम राइज कार्यक्रम से इसी तरह से जुड़े रहेंगे, क्योंकि आप सभी की मेहनत ने, आप सभी के अथक परिश्रम ने हमारे प्रदेश को ये उपलब्धि दी है। सीएम राइज कार्यक्रम को एक्सेस करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए आप अवगत होंगे कि आपको दीक्षा का जो ऐप है, दीक्षा का जो प्लेटफॉर्म है,
उसको लॉगिन करने की आवश्यकता है। जैसे ही आप दीक्षा ऐप डाउनलोड करेंगे, आप बाएं ओर देख रहे हैं कि आपसे लॉगिन की डिटेल पूछे जा रहे हैं। आपको ऊपर वाले जो टाइल्स हैं, जो लॉगिन की डिटेल्स हैं, जो नीले वाले बटन हैं, इसका आपको उपयोग नहीं करना है। आपको सीधे आने हरे वाले बटन पे लॉगिन विद स्टेट सिस्टम, क्योंकि 5-6 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने दीक्षा को अपने राज्य का जो ऐप है उससे इंटीग्रेट कर दिया है सिंगल साइन ऑन करके। इसीलिए आपके पास जो पहले से आईडी पासवर्ड है, आपको कोई नया अलग से आईडी पासवर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप दीक्षा डाउनलोड करिए। लॉगिन के लिए आपसे जब पूछा जाए तो आप जो हरे कलर का जो स्लाइड इसमें लिखा है लॉगिन विद स्टेट सिस्टम, आप इस पर क्लिक करेंगे तो दूसरी स्क्रीन है उस तरह से खुलेगी, जहां पे उन 5-6 राज्यों का नाम आएगा। आपको मध्य प्रदेश राज्य पर क्लिक करना है। जब आप मध्य प्रदेश राज्य पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरह के जो तीसरे जो दाहिने हाथ में जहां पे मैं एरो दिखा रहा हूं, इस तरह का स्क्रीन है जो आपको देखने को मिलेगा। और फिर आपसे कहा जाएगा कि लॉगिन टू दीक्षा, यानी कि अब आप दीक्षा का जो पोर्टल है उस पर आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए जो यूजर आईडी और पासवर्ड जो मांगे जा रहे हैं वो कोई अन्य यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, वो वही आईडी पासवर्ड है जिसको उपयोग कर आप एम शिक्षा मित्र पे लॉगिन करते हैं। मैं पुनः रिपीट करूंगा कि दीक्षा पे लॉगिन करने के लिए आपको एम शिक्षा मित्र के आईडी और पासवर्ड है, उनको उपयोग करना पड़ेगा। फिर जैसे ही आप अपने कोर्स पे आप लॉगिन करते हैं, आप कोर्स पूरा करते हैं। कोर्स पूरा करने के बाद एक ऑटोमेटेड सिस्टम से आपको आपने जो जिस आपका नाम और आपने जो कोर्स पूरा किया है, इसकी जो डिटेल्स हैं, इसके आधार पर आपको प्रमाण पत्र जारी होता है। हम लोगों ने अपने सिस्टम में यह भी व्यवस्था की है कि जैसे जैसे टीचर्स हमारे कोर्स पूरा करते जा रहे हैं, हमारे टीचर्स की जो ई सर्विस बुक है उस पर अलग से हम लोग एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हमें पता रहे और हमारे टीचर्स भी स्वयं लॉगिन करके देख सकें कि अभी तक आपने कौन कौन से कोर्स हैं वो पूरे कर लिए। इसके साथ ही जैसे ही हमारा कोई नया कोर्स हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, सेम पोर्टल पे इसको अपलोड करते हैं, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से हम आपको सूचना भी देते हैं कि जो सर्टिफिकेट है इसको आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी की चिंता होती है कि उन्होंने 6 दिन पहले 7 दिन पहले अपना कोर्स पूरा कर लिया है, परंतु उसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट है वो प्राप्त नहीं हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कि पूरा एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। कई बार सर्वर पे जब बहुत सारे संख्या में टीचर्स हमारे कोर्स कंप्लीट करने लगते हैं, उसमें थोड़ा सा विलंब होता है। हमारे जो कोर्सेज हैं जो सीएम राइज में हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं, वो बेसिकली 2 तरह के कोर्सेज हैं। एक जेनेरिक यानी सामान्य विषय वस्तु के कोर्सेज जो सभी हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जिले स्तर के अधिकारी हैं, हमारे विकास में अधिकारी हैं, इसके अलावा हमारे शिक्षक शिक्षण संस्थाएं हैं, उन सभी के अधिकारी हैं, वो उसको कोर्सेज को उपयोग कर सकते हैं। जल्दी ही हम लोग कक्षावार और विषय आधारित कोर्सेज हैं उसको भी सीएम राइज से प्रारंभ करेंगे। सीएम राइज ना सिर्फ एक प्रशिक्षण का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि हम हमारे जो शिक्षक साथी हैं कैसे उनका व्यवसाय कर सकें, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकें, इसके बारे में भी हम लोग जल्दी इसमें नए मॉड्यूल्स हैं वो प्रारंभ करने वाले हैं। सीएम राइज का कोर्स करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ मूलभूत बातें हैं जो हम सभी को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पहला ये कि इसमें प्ले एंड पॉज का विकल्प है, यानी कि प्रत्येक हमारे शिक्षक साथी है अपने गति के हिसाब से सीख सकता है। जिस तरह से क्लासरूम सेटअप में बच्चों की सीखने की गति भिन्न भिन्न होती है, इस तरह से हमारे प्रत्येक शिक्षक साथी की जो सीखने की गति है वह भिन्न है। इसीलिए हमने प्ले एंड पॉज का ऑप्शन रखा है कि टीचर्स अपनी सुविधा अनुसार इन कोर्सेज को पूरा कर सकें अपने सीखने की गति अनुसार। कुछ कोर्सेज की जो अवधि है वो थोड़ी सी बड़ी है, कुछ कोर्सेज की अवधि है वो छोटी है। कोशिश करें जो बड़े कोर्सेज हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में हम लोग पढ़ के आगे बढ़े। हम जो कोर्स करते हैं, जिस तरह से हम बच्चों को नोट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं कि बेटा आपने जो पढ़ा है उसको अभ्यास करने के लिए अपनी कॉपी में लिखिए, उसी तरह का अपील शिक्षक साथी से है। अगर आप जो नए बिंदु सीख रहे हैं, जो नए विचार सीख रहे हैं कोर्स के कंटेंट से संबंधी, अगर आप उसको अपने डायरी में लिखना शुरू कर देंगे तो उस कोर्स के प्रति आपके जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, पढ़ाने की जो पद्धति है, उसमें आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी। और अगर आप लिख के उसको देखने लगेंगे तो निश्चित तौर पर उस कोर्स पे आपकी बेहतर समझ भी बने लगेगी। जब आप डायरी लिखेंगे तो अपने आप आपके मन में एक विचार उत्पन्न होने लगेंगे, जो मैं लिख रहा हूँ कैसे मैं उस बिंदुओं को जो नए मैंने कौशल अर्जित किए हैं उनको अपने
कक्षा में लेके जाऊं। इसीलिए हम लोग आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप जो भी बिंदु नए सीएमएस कोर्स में सीख रहे हैं, ना सिर्फ उसको सीखें बल्कि अपनी डायरी में लिखें और डायरी में लिखने के बाद चिंतन भी करें। हमारे जो जिले स्तर और ब्लॉक स्तर और संकुल स्तर की टीम है, आप सभी को यह सुनिश्चित करना है कि हमारे टीचर्स, हमारे शिक्षक साथी सीएम राइज पे जो कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, उन कोर्सेज पे शैक्षिक संवाद में जरूर अनुभव पे चर्चा हो, ताकि हमारे एक शिक्षक साथी अन्य शिक्षक साथी से भी सीख सके। शैक्षिक संवाद करने का उद्देश्य यही है कि कई बार जब हम कोर्स कंप्लीट करते हैं तो हमारी पूरी तरह समझ विकसित नहीं हो पाती है, लेकिन हमारे शिक्षक साथी दूसरे शिक्षक साथी को जब उस कोर्स पे हम लोग बात करते सुनते हैं, चर्चा करते सुनते हैं, संवाद में सुनते हैं, तो निश्चित तौर पे जो समझ है वो अच्छे से विकसित होने लगती है और इसका फायदा है हमारे टीचर्स को मिलता है। किसी भी तरह से कोर्स पूरे करने की जल्दबाजी ना करें। हमारा उद्देश्य सर्टिफिकेट प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि इन कोर्सेज को हम कैसे अपने पढ़ाने की पद्धति को, पढ़ाने का हमारा जो स्टाइल है, हम कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे और कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस बारे में मतलब ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो सर्टिफिकेट की बात की है, सर्टिफिकेट हम लोग सिर्फ उन्हीं टीचर्स को दे रहे हैं जो सिंगल साइन ऑन यानी कि दीक्षा का ऐप डाउनलोड करके जो एम शिक्षा मित्र की यूनिक आईडी और पासवर्ड है, अगर आप उसको उपयोग करके ही लॉगिन करेंगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि आप वेब ब्राउजर के मान से या बिना दीक्षा का ऐप डाउनलोड किए अगर आप लॉगिन करते हैं तो फिर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कृपया करके एम शिक्षा मित्र के जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसी का उपयोग करके दीक्षा पोर्टल पे आप लॉगिन करें। हम लोग जैसे ही कोई नया कोर्स अपलोड करते हैं उसकी जानकारी और प्रचार प्रसार के लिए हम एक पोस्टर जारी करते हैं जो एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, जो एक कि हमारे आने वाले कोर्स में किस किस तरह की चीजें होंगी और हमें उससे क्या प्राप्त होगा। हमारे जिले स्तर की जो टीम है, आप सभी को सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे टीचर्स के जितने भी मोबाइल ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उन सभी ग्रुप्स पे इस तरह की जो पोस्टर्स है उसकी जानकारी हम लोग शेयर करें। जो जेनरिक कोर्सेज हैं वो हमारे टीचर्स के साथ साथ हमारे डीओ, डीपीसी, डाइट के प्राचार्य, डाइट के फैकल्टी, सभी एपीसीज, हमारे ब्लॉक स्तर के अधिकारी, बीएससी, सीएससी, उनके लिए भी कोर्सेज हैं। क्योंकि अगर जब आप शैक्षिक संवाद करेंगे, जब आप शाला का भ्रमण करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हम अपने टीचर्स को कौन कौन से कोर्सेज से इंट्रोड्यूस कराया है, ताकि आप टीचर्स को फैसिलिटेट कर सकें और इन कोर्सेज के प्रति आपके मन में भी एक बेहतर समझ उपलब्ध हो। इसीलिए सीएम राइज को सिर्फ टीचर्स की ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म ना माना जाए। हमारे जो जिले स्तर और जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, आपको भी इन सब कोर्सेज को पूरा करने की अनिवार्यता रखी गई है। विशेषकर हमने जो MIS क्रिएट किया है जिले स्तर में, हम देख पाते हैं, हम ट्रैकिंग कर पाएंगे कि हमारे कितने डीओ, कितने डीपीसी, कितने डाइट, एपीसी, बीआरसी, बीएससी, सीएससी ने ये कोर्स कंप्लीट किए हैं। साथ ही जो हम लोगों ने आपको पहले आपके संज्ञान में लाया था कि मात्र कोर्स पूरा करना ही हमारा उद्देश्य ना हो, अपितु कोर्स पूरा करने से हमने क्या नया सीखा है, हम किस तरह से उसको अपने कक्षा में उपयोग करेंगे, किस तरह से हम अपने जो पढ़ाई की जो टेक्निक है, जो डिलीवरी हमारा स्किल है, उसको हम और कैसे निखार लाएंगे, इन सब चीजों को भी हम लोग अपने जो हमारे आंतरिक व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए टीचर्स के, वो आपको एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। कुछ जिलों ने यह प्रयास किया था कि सीएम राइज पे के कोर्स को अनिवार्यता कर दी जाए, लेकिन इस तरह से लॉन्ग रन में इस तरह के जो आदेश हैं वो बिल्कुल भी सहायक नहीं होते हैं, क्योंकि फिर हमारे टीचर्स भी उसी मानसिकता से कोर्स पूरा करेंगे कि मुझे वेतन मिलना है या वेतन आरण नहीं होगा अगर कोर्स पूरा नहीं करूंगा, इसीलिए मैं कोर्स पूरा कर लूं। कुछ जिलों ने इस तरह के आदेश निकाल दिए हैं, कृपया करके तत्काल प्रभाव से यह आदेश वापस ले लें, क्योंकि जब तक के टीचर्स का, शिक्षक साथियों का स्वयं इस पोर्टल से सीएम राइज की जो हमने कार्यक्रम शुरू किया है इससे लगाव नहीं होगा पूरे मन से, तब तक कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए किसी भी तरह का फोर्सफुली कोर्स पूरा करने की अनिवार्यता है, उसको इस पोर्टल पे नहीं रखा गया है। यदि किसी जिले ने या किसी विकासखंड स्तर से इस तरह की अनिवार्यता का आदेश जारी किया गया है, कृपया करके उसे तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया जाए।
जिस तरह से हमारे जिले स्तर की एक महत्वपूर्ण भूमिका है डाइट और डीपीसी स्तर की, उसी तरह से हमारे जो सीएससी बीएससी हैं आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि सबसे पहले आपको सुनिश्चित करना है कि हमारे शिक्षक साथी हैं वो कोर्स पूरा करें और उस कोर्स से जो बातें सीखी हैं उसको आप लोग शैक्षिक संवाद के माध्यम से निरंतर डिस्कस करें। हमारे शिक्षक साथी हैं, बहुत सारे अच्छे शिक्षक साथी हैं जो कोर्स पूरा करने के साथ साथ अपने नोट्स बना रहे हैं। ऐसे शिक्षक साथियों को चिन्हित कर के द्वारा जो नोट्स बनाए गए हैं, डायरी राइटिंग की गई है, उसको भी आप अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तीसरा, हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं, उन्होंने नवाचार करके कुछ ऑडियो लेसन्स भी रिकॉर्ड किए हैं, कुछ ऑडियो मैसेजेस रिकॉर्ड किए हैं कि आप आज हमने इस कोर्स से क्या सीखा। इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं उन्हें हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, उन टीचर्स को आइडेंटिफाई करके अन्य हमारे जो जिले के अन्य जो टीचर्स हैं उनसे भी जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। मैं पुनः रिपीट करूंगा कि जो पीयर लर्निंग होती है, यानी एक शिक्षक साथी से हमारे दूसरे शिक्षक साथी कैसे सीख सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण मंच है सीखने का, नई चीजें साझा करने का, अपना ज्ञान साझा करने का। तो जो शैक्षिक संवाद होते हैं और ऑनलाइन शैक्षिक संवाद जो हम लोग सप्ताह में महीने में एक बार आयोजित करेंगे, कृपया करके उन शैक्षिक संवाद में बहुत ही गंभीरता से उनको लिया जाए, टीचर्स को जोड़ने का प्रयास किया जाए और जो सीएम राइज पे जो हमारे टीचर्स ने सीखा है उसका एक अनुभव है, उसके जो विचार हैं वो एक टीचर दूसरे टीचर से साझा कर, ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए। व्हाट्सएप के माध्यम से ये सीएम राइज की मार्गदर्शिका है, इसमें पूरा जो प्रोसेस फ्लो है चरणबद्ध तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि सीएम राइज में हमें लॉगिन कैसे करना है, कोई तकनीकी दिक्कत हो तो हम उसके लिए क्या करें, दीक्षा हम डाउनलोड कैसे करेंगे, हमें प्रमाण पत्र कब तक मिलेगा, इन सभी प्रश्नों का समाधान किया गया है। कृपया करके हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो जो मार्गदर्शिका है अपने मोबाइल पर उसको सेव करके रख लें। आपको तकनीकी दिक्कत आती है जो मार्गदर्शिका आपके काफी सहायक होगी। जिस तरह से हमने डिजी लैब के ग्रुप बनाए हैं, सभी हमारे जिले स्तर और ब्लॉक लेवल की टीम से ये उनको भी निर्देशित किया जाता है कि सीएम राइज के बारे में जो भी जानकारी आती है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं या नए कोर्सेज की जो जानकारी देते हैं, डिजी लैब समूह में निरंतर हम लोग उसको पुश करते रहें ताकि हमारे शिक्षक साथी को पता चले कि कौन कौन से नए कोर्सेज आ गए हैं और कैसे इन कोर्सेज को करके वो अपना जो स्किल का जो स्तर है उसको सुधार ला सकते हैं। तकनीकी अगर कोई दिक्कत आती है, इस योजना में, इस कार्यक्रम में हमारे जिले का परफॉर्मेंस कैसा है, हमारे विकासखंड का परफॉर्मेंस कैसा है, हमारे संकुल का परफॉर्मेंस कैसा है, इसका एक निरंतर फीडबैक, इसकी निरंतर मॉनिटरिंग हमारे जिले से टीम को करना चाहिए। हमारे डाइट्स को पता होना चाहिए कि इस कार्यक्रम को क्रियान्वयन किस स्तर पे हो रहा है। हमारे जिले और ब्लॉक लेवल पे जो एमआईएस की टीम है, जो प्रोग्रामर्स हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे विकासखंड की क्या स्थिति है, हमारे क्लस्टर की क्या स्थिति है और इंडिविजुअल जो टीचर्स हैं, कितने टीचर्स ने कोर्स पूरा किया है, कितने टीचर्स को अभी और समय लग रहा है। इस तरह की जो जानकारी है वो हमारे पास होना चाहिए। जब हम शिक्षक के स्तर पे जाके मॉनिटरिंग करेंगे तभी सीएम राइज जो कार्यक्रम है वो हमारा कार्यक्रम है वो सफल हो पाएगा। लॉगिन संबंधी या अन्य कोई तकनीकी संबंधी डिटेल्स हो तो उसके लिए हेल्पलाइन का नंबर हमने जारी किया है 1800572855। ये प्रस्तुतिकरण है, हम आपको भी शाम तक उपलब्ध भी करा देंगे। यदि कोई तकनीकी दिक्कत हो तो इस नंबर पे भी कॉल करके हम लोग अपनी तकनीकी दिक्कतें हैं उनका हम समाधान कर सकते हैं। साथियों, ये हमारा जो सीएम कार्यक्रम था, ये हमारा आज प्रस्तुतिकरण का दूसरा पहलू था जिसपे अभी मैंने आपसे चर्चा की है। आज हम लोगों ने पुनः दोहराना चाहूंगा, इससे पहले हम लोग इसको समाप्त करें। पहला यह है कि हमारा विद्यालय कार्यक्रम अंतर्गत हमने यह प्रयास किया है कि कैसे शाला बंद होने की अवधि में जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, जो लर्निंग कॉन्टिन्यूम है, उसको हम लोग निरंतर जारी रखें। हमारा जो उद्देश्य है, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, वो तभी सफल हो पाएगा जब राज्य स्तर से लेके शाला स्तर की जो पूरी चेन है, इस चेन के प्रत्येक कंपोनेंट को, प्रत्येक हिस्से को अपने दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि स्कूल के बंद होने के कारण हमारी जो सीखने की प्रक्रिया है वो बाधित ना हो। हम हर संभव प्रयास करें कि जो हमारा विद्यालय कार्यक्रम है उसका हम सफल क्रियान्वयन कर पाए। निश्चित तौर पे हमारे शिक्षक साथी हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी
परिश्रम से, आप सभी के सार्थक परिश्रम से, पूरी मेहनत से ही हम लोग इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में नई ऊर्जा का संचार कर पाएंगे और ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि रेडियो, टीवी, मोबाइल, वर्कबुक, वर्कशीट्स और हमने जो विधि प्लान बनाया है, कैसे उसका उपयोग कर हम प्रत्येक बच्चे तक, प्रत्येक घर तक पहुंच पा रहे हैं। स्कूल्स भले चाहे बंद हों, शाला निकट भविष्य में जब भी खुलें, लेकिन जब तक ये शाला नहीं खुलती हैं, हम सभी पूरी मेहनत करें, पूरा प्रयास करें, सेवा भाव से काम करें और सुनिश्चित करें कि हमारे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। आप सभी ने पिछले गत महीनों में कोविड के दौरान बहुत ही मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है, ये सुनिश्चित किया है कि हमारे बच्चों को पढ़ाई का नुकसान ना हो। मेरे आप सभी से आग्रह है, अपील है, कृपया करके आपके द्वारा जो सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, इन प्रयासों में निरंतरता रहे और हम एक नई ऊर्जा का संचार इस कार्यक्रम कर पाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।